नमस्कार दोस्तों। आरआरबी जेई 2025 के जितने भी एस्पिरेंट लोग हैं, कैंडिडेट लोग हैं, जो भी आरआरबी जेई 2025 का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक गाइडेंस वीडियो है। आपकी तरफ से बहुत सारा ऐसा रिक्वेस्ट आता है कि सर सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें। मैंने सीबीटी 1 का स्ट्रेटजी शेयर किया है और साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सीबीटी 2 या टेक्निकल पोर्शन का तैयारी कैसे करें, कम से कम समय में कैसे कवर करें उसको। आपको मेरे बारे में तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा कि मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ क्लर्कियल पोस्ट पे। उसके साथ साथ हमारा रेलवे जेई में सिलेक्शन हुआ है मुंबई जोन से। मेरा जो ब्रांच था वो मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल से रिलेटेड मैं इस वीडियो में टेक्निकल पोर्शन कैसे आप कवर कर सकते हैं उसको मैं इस डिटेल में इसमें कवर करने जा रहा हूँ। तो आप अंत तक देखते रहिएगा। एक गाइडेंस वीडियो होगा। मैं कोई टॉपिक इसमें पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं गाइड आपको करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको पता है कि रेलवे जेई 2025 का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। 2575 सीटों के लिए नोटिफिकेशन आया है और ऐसा बात चल रहा है कि कुछ और सीटें 100 के आसपास सीटें ऐड होने की संभावना है। तो आशा है कि 2680 सीटों के आसपास का नोटिफिकेशन, जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आएगा। फॉर्म भरने की तारीख आपको पता है, पूरा का पूरा नवंबर मंथ है जिसमें फॉर्म इसका फिलअप होगा। और सीबीटी 1 का एग्ज़ाम आज तक का जो रेलवे का रिकॉर्ड है उसको देखते चले तो 6 महीना का समय लेते हैं ये लोग। तो 5 से 6 महीना अगर आप जोड़ ले तो अब मार्च या अप्रैल के आसपास के महीनों में ये एग्ज़ाम सीबीटी 1 कंडक्ट करवाया जा सकता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि सर क्या हमको सीबीटी 1 का तैयारी करना चाहिए या सीबीटी 2 का तैयारी करना चाहिए। तो बहुत तरह के बच्चे हैं। जैसे मैं पहला उन लोगों को रखता हूँ जो या तो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर 1-2 एसएससी का पेपर लिख रखे हैं, या फिर इस बार जो आरआरबी जेई 2024 का एग्ज़ाम था उसमें प्रीलिम्स जिन लोगों ने निकाल रखा है, या फिर जिनका भी सिलेक्शन आरआरबी एएलपी में हुआ है या फिर एनटीपीसी का प्रीलिम्स निकला है, उन सारे लोगों को सीबीटी 1 में ज़्यादा टाइम डेडिकेट करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका टेक्निकल ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है। और जो सीबीटी 1 होता है वो जो मैंने एग्ज़ाम का नाम लिया इन्हीं लेवल का होता है। अलग से इसमें कुछ अलग पढ़ने का आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। तो जितने भी मित्र साथीगण हैं जो ये सारे एग्ज़ाम जो मैंने बताए वो निकाल रखे हैं प्रीलिम्स, तो उनको सीबीटी 1 में बहुत ज़्यादा फोकस होने का आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ कुछ दिनों पे एक दिन में या 2 दिन में कभी एक मॉक टेस्ट लगाते रहना चाहिए, ताकि स्पीड उनका मेंटेन रहे, कॉन्सेप्ट भूल ना जाए, जीके जीएस का रिवीजन होता रहे। उन लोगों को अभी सीबीटी 2 के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, खासकर टेक्निकल पोर्शन में वो टॉपिक जिसमें ज़्यादा डेप्थ पढ़ना होता है। जैसे आपका मैकेनिक्स हो गया, जैसे सोम हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, जैसे हाइड्रोलिक्स हो गया जिसको आप फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं और फ्लूइड मशीनरी बोलते हैं, ये 2 टॉपिक हो गए। जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं थर्मो में, जैसे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद एचएमटी हीट एंड मास ट्रांसफ़र, आरएसी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग और आईसी इंजन, जिससे कि सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न, ये इस तरह के जो टॉपिक हैं जो कि वास्ट है, सिलेबस बहुत इसको बहुत बड़ा सिलेबस बोलते हैं, क्योंकि ये इसको कवर करने में आपको अच्छा खासा समय लग जाएगा। तो इन सारे टॉपिक को अब अभी से कवर करके चलिए। बहुत सारे ऐसे मित्र साथीगण होंगे जिनका कवर हो रखा होगा बहुत सारा टॉपिक, वो एक तरह का एज ले रखे हैं। मैं बहुत दिनों पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आप नॉन टेक्निकल से ज़्यादा अभी टेक्निकल पे फोकस करिए, जिनका भी नॉन टेक्निकल अच्छा था। अब एक तरह के ऐसे भी आते हैं जिनका नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन टेक्निकल जिनका अच्छा है, जिन्होंने गेट का तैयारी कर रखा है, आईईएस का तैयारी प्रिपरेशन कर रखे थे, या फिर जो अभी तुरंत के पास आउट हैं, उनका टेक्निकल अच्छा ही होता है क्योंकि अभी फ्रेशर हैं वो। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उनको सबसे पहले सीबीटी 1 की तैयारी करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मित्र साथीगण होंगे जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो कभी कोई एग्ज़ाम एसएससी या रेलवे का नहीं दिए हैं, उनको सीबीटी 1 का तैयारी करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, ये गाइडेंस वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आप जा करके देख भी सकते हैं हमारे चैनल में वीडियोज़ में जा करके। तो आपको उस तरह से तैयारी करनी चाहिए सीबीटी 1 के, और ज़्यादा समय आपको सीबीटी 1 में डेडिकेट करना चाहिए। आपको पता है कि सीबीटी 1 जैसे ही क्लियर होगा तभी आप सीबीटी 2 में अपेयर हो पाएंगे। और सीबीटी 1 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीबीटी 1 में जितने भी पोस्ट आते हैं उनका पोस्ट वाइज कट ऑफ जाता है। जैसे मान लेते हैं 32 टाइप्स के पोस्ट इस बार आए थे, तो उन सभी पोस्टों के लिए सीबीटी 1 क्लियर करना होगा। मान लेते हैं आपने 5 पोस्ट का सीबीटी 1 क्लियर किया, तो आप मेंस में कितना भी नंबर आ जाएगा तो आप उन 5 पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होइएगा। तो आपका पहला मकसद ये होना चाहिए कि सीबीटी 1 अच्छे मार्क्स से क्लियर करूं, ताकि सारे पोस्ट आपके क्लियर हो जाएं और आप मेंस में थोड़ा कम भी अगर स्कोर होगा तो कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा।
इसीलिए CBT 1 में 85 से 90 के बीच में, ऐसे ये बोलना गलत होगा क्योंकि किस तरह का लेवल आता है क्वेश्चन का उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर 2024 के जो क्वेश्चन है उस लेवल का अगर क्वेश्चन आए तो 80 के आसपास में, 80 से 85 के मिक्स में आपको मार्क्स आने चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनका सवाल आता है कि सर मेरा तो टेक्स्ट बुक में जैसे ही मैं टेस्ट लगाता हूँ, मॉक लगाता हूँ, तो मेरे मार्क्स उतने नहीं आ रहे हैं, 70-75 के बीच में आ रहे हैं। तो उनको भी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा इनफ समय है, अभी 2-3 महीनों का समय, 4 महीनों का समय है। तो आपको अभी स्पीड भी आएगा, आपका प्रैक्टिस भी होगा, बहुत सारे करंट अफेयर भी आपको क्लियर होंगे। तो आपको 70 के आसपास में मार्क्स आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए। आपका प्रीलिम्स का जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छा है। आपका प्रीलिम्स 100% हो जाएगा। आपको मेंस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब इस वीडियो में मैं ये भी आपको बतलाना चाहता हूँ कि मैकेनिकल में टोटल 10 टॉपिक जो RRB JEE के नोटिफिकेशन है उसमें दिए गए हैं। टोटल 10 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। लेकिन ऐसे डिटेल में देखा जाए तो उससे ज़्यादा टॉपिक है। इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, सोम, मशीनिंग, इसके बाद आ जाएगा बिल्डिंग, उसके बाद आ जाएगा ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, मेट्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हम लोग कॉलेज में छोड़ के इसको आते हैं लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद इसमें आता है थर्मल इंजीनियरिंग। ये तो सारे ऐसे नाम हैं जो ब्रॉडली इनको कैटेगराइज किया गया है। एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे आपको अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स में जोड़े तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक अलग टॉपिक है और फ्लूइड मशीनरी एक अलग टॉपिक है। उसके बाद अगर थर्मो में देखा जाए तो थर्मो में थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग सब्जेक्ट है। उसके बाद हीट एंड मास ट्रांसफ़र अलग टॉपिक है। IC इंजन अलग टॉपिक है और AC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे समराइज करके 10 टॉपिक ही लगता है, लेकिन आप जब पढ़ने जाइएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो आपको इन सबको कवर करना चाहिए। आप इन सब में बैलेंस बना करके चलिए और आगे मैं गाइडेंस वीडियो बनाता रहूँगा कि किस तरह से इनमें सामंजस्य बना करके आपको चलना है। अगर हमारा गाइडेंस आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होकर के आप हमसे कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं बड़ी आसानी से। थैंक यू।